हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आते हैं और इनडायरेक्टली इस चैप्टर का बहुत ज्यादा योगदान है। जैसे कि आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो आप जो यूनिट्स आंसर दे रखे होते हैं उनकी यूनिट्स के बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, और वो तभी होंगे जब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लोगे। कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर का ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 नंबर का योगदान होता है, क्योंकि यहां से कई बार जैसे आपने क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है या निम्नलिखित में से कौन सी इक्वेशन सही है, तो वो क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ इसके बेस पे कर सकते हो। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि यूनिट्स कन्वर्जन पूछ लेगा, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लेगा कि भैया आप जूल 1 जूल में कितने अर्ग होंगे या 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होंगे, तो वो सारे के सारे काम इसी के बेस पे होते हैं। इसलिए ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है और इससे हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं अगर हमने डायमेंशंस और यूनिट्स को बहुत अच्छे से सीख लिया तो। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस में हम क्या करेंगे, बीमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे फिलहाल। अब बहुत अच्छे से, जैसे देखो एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो मुझसे कोई कहता है कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, अब मान लो किसी को आती ही नहीं है, तब आप इस चीज को पहचान सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। कैसे? यहां पे बोला यह जाता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई 6 किलोमीटर के अंदर 6 केजी जोड़ दिया जाए। तो इसका पहला रूल यह है कि हमेशा आप लोगों को पता है कि समान क्वांटिटीज ही जोड़ी जाएंगी। 6 केजी के अंदर 5 केजी, 6 केजी 7 केजी, मतलब केजी ही जोड़ा जाएगा। किलोमीटर के अंदर किलोमीटर ही जोड़ा जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पे यू के अंदर 80 जोड़ा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होगी। और जब आपको पता है 6 केजी और 4 केजी जोड़ोगे तब आएगा क्या, केजी आएगा। इसका मतलब होता है कि इसकी यूनिट भी सेम होगी। कहने का मतलब है कि इन तीनों चीजों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और अगर इन तीनों चीजों की यूनिट सेम है तभी ये इक्वेशन सही है, अदरवाइज ये इक्वेशन सही नहीं है। अब आप देख लो अंतिम वेग की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, यही होगी ना। इसकी बीमा भी होगी LT की -1। अभी बताएंगे कैसे बीमाएं निकालते हैं, बहुत आसान है निकालना। इसी तरीके से इसकी बात करेंगे तो ये प्रारंभिक वेग है, इसकी भी मीटर पर सेकेंड। अब इसकी अगर बात करें तो देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है त्वरण की यूनिट और टाइम की है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, फिर इसकी मीटर सेकंड आ गई। तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सही है। अब मान लो यहाँ पे आपसे कुछ चीजें वेरिएबल कर दे और आपसे पूछे इसकी यूनिट बताओ। मान लो यहाँ पे यू ना दे रखा हो, आपको यहाँ दे दे कि यहाँ पे सी है, तो आप C की यूनिट भी बता सकते हैं। आपको पता है कि चीजें सेम ही जुड़ी होंगी, या B की यूनिट C के बराबर ही होगी, क्योंकि 6 केजी के अंदर केजी ही जुड़ेगा, ना कि कुछ और जुड़ जाएगा। इसलिए B की यूनिट बराबर C की यूनिट, इसलिए C की यूनिट भी क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं जो आपने देखा होगा, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सारे क्वेश्चंस आप कैपेबल हो गए अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हो तो बड़े ही आसानी से उन सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट क्या चीज है। देखो हमेशा इन चीजों की जो अवधारणा है वो इस तरीके से आई, जैसे मान लो एक बंदा क्या है, सेब लेने गया। अब आप उससे क्या कहोगे, भाई कोई तो यूनिट उसे बताओगे ना कि भाई कितना लाना है, क्या लाना है। तो यूनिट के लिए मतलब किसी भी चीज को अगर मेजर करना है तो उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब सांख्यिकी मान, और उसके बाद आती है उसकी यूनिट। और ये 2 चीजें जो आ जाती हैं तब उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त गया, मैंने उससे कहा कि भाई, अब ऐसे तो है नहीं मैं उससे कहूंगा 6 किलोमीटर सेब ले आओ, मतलब कुछ तो बताओगे, तो वो यूनिट चल रही है। मैं उससे जो कह रहा हूं कि भैया 12 दर्जन केले ले आना, तो दर्जन यूनिट्स है केलों को मापने की, या केलों को किस तरीके से लाया जाता है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं 3 केजी सेब ले आना, तो सेब लाने के लिए हमें क्या बताना पड़ रहा है, 3, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ रही है और उसके साथ हमें उसकी यूनिट बतानी पड़ रही है। ठीक इसी तरीके से मैंने कहा कि मैं 7 किलोमीटर दौड़ के आया हूं, कितना, 7 किलोमीटर, तो 7 न्यूमेरिकल वैल्यू बताई आपने और फिर उसके बाद आपने यूनिट बताई, तब आपका मेजरमेंट पूरा हुआ। तो किसी भी चीज को मापने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक उसकी यूनिट और एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ आ गई? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, यही बताया है। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, मात्रक व संख्यात्मक मान। ठीक है,
अब क्या है, आपने देखा कि भाई इंडिया में कोई और यूनिट चल रही है, वहां ब्रिटिश में कोई और चल रही है, फ्रेंच, भाई अलग अलग देश है, तो हर कोई, आपको पता है कि उनके जब किसी को पूजने का आधार अलग हो सकता है, वहां के संस्कार अलग हो सकते हैं, तो इसी तरीके से मापने की पद्धतियां भी अलग अलग हैं। वहां पे मेजरमेंट किसी दूसरे तरीके से किया जा रहा है, यहां मेजरमेंट कोई दूसरे तरीके से किया जा रहा है। तो इसी तरीके से 3-4 पद्धतियां आपके सामने हैं। जैसे कि पहले चलती थी FPS पद्धति, ठीक है, तो उसे क्या है, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिशर्स इस पद्धति को अपनाते थे, जिसमें FPS का मतलब कुछ नहीं है, फुट के अंदर लंबाई को मापते थे वो, पौंड के अंदर वो अपना क्या भार नापते थे, मतलब उनका जो वेट होता था वो पौंड के अंदर नापा जाता था, और समय जो है वो सेकंड के अंदर नापा जाता था। ये अच्छी बात है कि सारी सिस्टम में समय को सेकंड में ही मानक माना गया है, बाकी दोनों चीजों में चेंज होता है। तो पहली पद्धति आई हमारी FPS, उसी तरीके से CGS यूनिट आई। CGS में क्या है, सेंटीमीटर के अंदर हम क्या नाप रहे थे, लंबाई को नाप रहे थे, ग्राम के अंदर हम क्या नाप रहे थे, अभी जैसे आपने पाउंड में नापा वजन, यहां पे ग्राम में वजन नापा जाता है CGS में, और सेकंड में आप लोगों का टाइम बांटा है। इसी तरीके से MKS सिस्टम में मास को आप किलोग्राम में, और लंबाई को मीटर में, और समय को सेकंड में नापते हैं। इनके कुछ नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश सिस्टम के नाम से किसे जाना जाता है, तो FPS सिस्टम को ही ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा पूछिएगा फ्रेंच सिस्टम किसे कहा जाता है, तो ये जो CGS सिस्टम है इसे फ्रेंच सिस्टम या मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, और मीट्रिक सिस्टम MKS सिस्टम को भी कहते हैं। ये याद रखना, MKS और CGS दोनों को मीट्रिक सिस्टम बोला जाता है। इनका नाम फ्रेंच है, इसका नाम जो है ब्रिटिश सिस्टम है। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब हुआ ये कि हर कंट्री में अलग अलग चीजें हो रही हैं। भाई एक बात और याद रखना, इंडिया में जो CGS सिस्टम है वो 1956 से शुरू हुआ था, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा विविधताएं होने लगी। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि एलिमेंट रखने पड़े, फिर उन्हें मतलब एक जगह व्यवस्थित करने पड़े। पहले क्या हो रहा था कि ऐसे ही सिंबल दे रहे थे वो उसके कि भाई जिंक का ये सिंबल है ये, फिर बाद में पीरियोडिक टेबल के रूप में वो एक जगह अरेंज हुए। इसी तरीके से ये 3-4 सिस्टम जब देखे तो इन लोगों को सुझाव आया कि भाई ऐसा क्यों ना करा जाए कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम हो, जिसके बेस पे हम, मान लो यहाँ पे आपने कोई नट बनाया, नट या बोल्ट आपने कोई बनाया, अब अगर आप विदेश में इंपोर्ट करना चाहते हो, तो मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो विदेशों से कोई चीज, या आप विदेश में भेज रहे हो, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खरी उतरनी चाहिए, जिससे कि आपने जो चीज बनाई है वो ऐसी है जो इंडिया में भी चलेगी, बाकी कंट्रीज में भी चलेगी। पता चला आपने वो जो चीज बनाई वो अपने सिस्टम के हिसाब से बनाई, तो बाहर वाला उसे कैसे खरीदेगा। इसलिए एक सिस्टम आया जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे बोला जाता है SI यूनिट, और यही सिस्टम ज्यादातर अब चल रहा है, या फिर अभी बोलते हैं फिजिक्स में, मैकेनिक्स में बोला जाता है MKS सिस्टम ज्यादा चलता है, जबकि SI सिस्टम सब जगह चलता है। और MKS सिस्टम का ही एक सुधारात्मक फॉर्म SI सिस्टम है। कई बार बोलते हैं SI सिस्टम का ही एक भाग MKS है, या MKS सिस्टम का ही एक भाग क्या है, SI सिस्टम है। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। MKS को एक बार और देख लो, मीटर में लंबाई को, किलोग्राम में वजन को, सेकंड में समय को मापा जाता है। अब SI यूनिट्स जो हैं आप लोगों के सामने, अच्छा एक बात बताओ, देखो ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमारे पास टोटल कितनी SI यूनिट्स हैं? चलो इसका आंसर आप लोग देना, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी SI यूनिट कितनी है। इसके आंसर भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता कि आधारभूत इकाई कितनी है, संपूरक इकाइयां कितनी है, या पूरक इकाइयां कितनी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। बस वो इतना पूछेगा SI यूनिट कितनी है, टोटल कितनी SI यूनिट्स हैं। तो बच्चा कभी 7 लगाता है, कभी 9 लगाता है, ठीक है। तो इनके जो आंसर्स दिए जाते हैं वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। फिलहाल आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आंसर करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास सिस्टम निकल के आया, और उसमें हमें बताया गया कि भाई हमारे पास जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे बेसिक यूनिट्स बोलेंगे। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है, जैसे कि कोई चीज होती है ना फंडामेंटल है, तो वो चीज क्रिएट नहीं की जा सकती है, मतलब वो अपने आप में है, उसकी सहायता से हम बाकी यूनिट्स तैयार करेंगे।
व्युत्पन्न मात्रक, इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न का मतलब है कि वो उत्पन्न होंगी इनकी सहायता से। मतलब जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिसमें बेसिक जो फंडामेंटल है वो 7 है, उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। टोटल अगर पूछता है, देखो अभी इसका आंसर चलो अभी बताऊंगा मैं, पहले आप दिमाग लगा लो और क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा सिस्टम रहा जो मैंने आप लोगों को समझाया। अब इसके बाद बात करते हैं डायमेंशंस की, फिर हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं बनानी सिखा दूंगा कि डायमेंशंस कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों को पता चला कि जो 7 यूनिट्स हैं, यहां दिख भी रही होंगी या आ जाएंगी, उन 7 यूनिट्स की सहायता से आप क्या करेंगे, हम लोग उन 7 यूनिट्स की सहायता से बाकी की सारी यूनिट्स बनाएंगे, चाहे वो चाल हो, वेग हो, घनत्व हो, प्लैंक नियतांक हो, जितनी भी चीजें हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, सारी की सारी चीजों की विमाएं हम उन 7 यूनिट्स की सहायता से बना सकते हैं। जबकि यूज मैक्सिमम 3 का होता है, या ताप के लिए या कोण के लिए कई बार थीटा का यूज हो जाता है। अदरवाइज ये जो 3 चीजें हैं, मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t, एंगल या टेम्परेचर के लिए थीटा का हम लोग यूज करते हैं, और इसी की सहायता से लगभग सारे मात्रक भी बन जाते हैं और सारी की सारी डायमेंशंस भी हम लोग लिख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें मात्रक लिखने हैं, किस तरीके से हमें डायमेंशंस लिखनी है। उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी चीज का मात्रक है तो यह जरूरी नहीं है कि उसकी डायमेंशन होगी, ये याद रखना। देखो ये नोट में टॉपिक लिखा हुआ है यहां, यदि किसी राशि का मात्रक है तो जरूरी नहीं है कि क्या हो, उसकी विमा हो। जैसे कोण है, कोण क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या बोल दो, चलो मान लो, ठीक है। आप या कोण का, देखो आपने देखा समतल कोण का, समतल कोण मतलब 2D, ठीक है, और ठोस कोण मतलब 3D। तो 2D कोण का अगर हम बात करें मात्रक, तो रेडियन मात्रक आता है। क्या? रेडियन। ठोस कोण का, सॉलिड एंगल का आता है स्टेरेडियन। और ये दोनों ही क्या हैं, आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि एंगल का कोई भी क्या नहीं आ रहा है, एंगल का मात्रक तो आ रहा है, एंगल का आप लोग मात्रक तो बता रहे हो कि क्या है, रेडियन या स्टेरेडियन, लेकिन उसकी विमा कुछ नहीं आ रही है, उसकी विमा कुछ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अगर आप चाप को नापोगे तो वो भी मीटर में, त्रिज्या को नापोगे वो भी मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा। अब आप विमा लिखने लायक नहीं हो, इसकी विमा नहीं लिखी जाएगी। जबकि इसकी दूसरी फॉर्म ही रेडियन है, जिसको हम मात्रक बोल सकते हैं। तो एक बात यहां पे क्लियर होती है कि अगर किसी चीज का मात्रक है तो जरूरी नहीं है कि उसकी क्या हो, आपके पास विमा हो। लेकिन यह जरूरी है कि अगर किसी चीज की विमा आ गई तो उसका मात्रक 100% होगा ही। अगर आप किसी चीज की डायमेंशन लिख रहे हो तो उसका मात्रक कंफर्म है, मात्रक होगा ही होगा। ये आप लोगों को आई होप की चीजें समझ आई हैं। अब हम बात करेंगे बहुत अच्छे से सारी चीजों के बारे में। और हाँ, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, इसके यूजेस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस का मतलब होता है ये जो विमाएं हैं, इसमें हम इनका यूज कर सकते हैं, समीकरण सत्य है कि नहीं है। दूसरा इसका यूज है समीकरणों में। जैसे मान लो कोई समीकरण दे देगा तुम्हें s बराबर, ठीक है, देख लो यहां पे आपको पता है ut होता है, मैं 80 लिखता, इसे मैं लिखता हूं, चलो s बराबर 80 प्लस हाफ, यहां 80 स्क्वायर होता है, यहां पे मैं bt स्क्वायर कर देता हूं। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि a और b की विमाएं निकालो, तो आप विमाओं की सहायता से, मतलब या इसकी यूनिट्स निकालो, तो आप a और b की यूनिट्स भी निकाल सकते हो और विमाएं भी निकाल सकते हो। किसकी सहायता से? डायमेंशन की सहायता से। तो विमाओं का जो उपयोग है, पहला उपयोग है समीकरण को सही है या नहीं, इस चीज की जांच करते हैं, चेक कर सकते हैं हम। मैं बताऊंगा कैसे चेक करेंगे। समीकरणों में नियतांकों या चरों की विमाएं ज्ञात, नियतांक मतलब ये, ठीक है, इनकी आप क्या कर सकते हो, विमाएं ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट है भौतिक राशियों के बीच संबंध को स्थापित करना।
इसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से किसी भी राशि के बीच संबंध स्थापित कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि भैया F बराबर mv²/r होता है, ये आपने पढ़ रखा है। मान लो मैं आपसे कहूं कि मुझे एक फॉर्मूला पता है जो F M B R के बीच में होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि R ऊपर होता है या B पे स्क्वायर का चिन्ह होता है, क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे फॉर्मूला निकालना है। तो आप विमाओं की सहायता से बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको ये पता है कि भैया यहाँ तो F होता है, लेकिन इधर मुझे नहीं पता M भी आता है, B भी आता है, ठीक है, और R भी आता है, तो आप इसकी सहायता से फॉर्मूला निकाल सकते हो। आप बस यहाँ पे A लिखोगे, यहाँ पे B लिखोगे, यहाँ पे C लिखोगे और इसकी सहायता से आप फॉर्मूला निकाल के रख दोगे अपने आप ही। mv²/r में निकाल के दिखाऊंगा अभी आप लोगों को कैसे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। तो इनका तीसरा यूज ये है। इसके अलावा चौथा इसका यूज होता है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करना। कहने का मतलब यह है कि आप चाह रहे हो कि 18 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दूं, तो आप इस सिस्टम से या विमाओं के रूप से बड़े ही आसानी से बदल सकते हो, ठीक है। ये इनके यूजेस हैं। अब फिलहाल चलो मैं क्वेश्चन आप लोगों को वो वाला भी करा देता हूं कि एसआई सिस्टम में कुल कितनी यूनिट्स हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा एसआई सिस्टम में कुल कितने मात्रक हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। एसआई सिस्टम में कुल कितने मात्रक हैं, ठीक है, एसआई सिस्टम में कुल कितने मात्रक हैं, ठीक है, कुल मात्रक कितने हैं आपके पास। देखो अब मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए 7, 9, 8, 6 तब आप क्या लगाओगे, और अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए 5, 7, 8, 6 तब आप क्या लगाओगे, और अगर ऑप्शन आ जाए 5, 8, 9, 6 तब आप क्या लगाओगे। ये तीन चीजें हैं और तीनों केस में आपको आंसर करना होता है। किस केस में क्या आंसर करोगे, क्वेश्चन पहले सुन लो। एसआई सिस्टम में कुल कितने मात्रक हैं, यहां ये स्पष्ट उसने नहीं किया है कि आधारभूत इकाइयां कितनी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है बस एसआई सिस्टम में कुल कितने मात्रक हैं, तब आपको इन तीनों ऑप्शंस में से किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन करना है उसका आप लोगों को आंसर देना है। फिलहाल अब मैं आप लोगों को डायमेंशन समझाऊंगा, फॉर्मूलाज निकालने सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग सूत्र बनाओगे और किस तरीके से आप लोग डायमेंशंस बनाओगे। चलिए इसके आंसर जरूर दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को हाँ तो गाइज अब आप लोग देखिए, जिस तरह से मैंने बताया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। फंडामेंटल का मतलब है जो आधारभूत है हमारे पास, तो वो फंडामेंटल यूनिट 7 हमारे पास ये हैं। लेंथ, मास, लेंथ मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी विद्युत की तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। यहां पे इनकी मात्रक लिखे गए हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर, इसका सिंबल m है, स्मॉल m, और इसकी जो डायमेंशन है वो l है। लेंथ को l से दिखाते हैं। देखो इन तीन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि सारे जितने भी डायमेंशन फॉर्मूलाज होंगे वो इन तीन चीजों से ही बन जाएंगे। किससे? लेंथ से, मास से, टाइम से। मतलब लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीन चीजों से ही लगभग सारे बन जाएंगे। किसी में टेम्परेचर का यूज होगा तो वो यहाँ पे हम थीटा यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। आपके लिए जो इंपोर्टेंट होते हैं वो MLT वाले ही होते हैं, इसलिए M मास द्रव्यमान के लिए, L लंबाई, T समय के लिए। अब हम यूनिट्स निकालेंगे इनकी सबकी बहुत अच्छे से। करंट को जो है एम्पियर में, और इसका जो सिंबल है वो I है, और टेम्परेचर का केल्विन में, सिंबल इसका K है, D में डायमेंशन इसकी K या थीटा से दिखाते हैं। इसी तरीके से ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है, CD इसका सिंबल है, कैंडल है इसका मात्रक है, C है, ये आप लोग लिख लेंगे। समतल कोण को रेडियन में, इसे RAD, और ठोस कोण को स्टेरेडियन में। अब आप देखिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं कि किस तरीके से इनकी मात्रक बनेंगे या किस तरीके से इनकी डायमेंशंस बनेंगी। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि क्या था, पॉइंट था। तो इस पॉइंट को ये माना जाता है कि पॉइंट की ना तो लंबाई है ना चौड़ाई है, और अगर है तो उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स हैं, इन्हें अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बन गई, लंबाई बन गई। क्या बन गई, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, लंबाई खुद अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, इसका सिंबल होगा मीटर। तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। समझ आ गई।
अब लंबाई का अगर मात्रक है, अब एक बात मैं कहूं आपसे ए से बी के बीच की क्या लंबाई ही क्या है, दूरी है। ए से बी के बीच की लंबाई ही क्या है, दूरी है। तो जब लंबाई ही दूरी है और लंबाई का मात्रक मीटर है तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा या नहीं होगा? सच सच बताओ, बाकी चीजें चलेंगे, बस बेसिक समझा दूं। फिर इसी तरीके से मैं कहूं ए और बी के बीच का विस्थापन, ए और बी के बीच की जो लंबाई है वो विस्थापन भी तो होगा, क्योंकि विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसलिए लंबाई, दूरी, विस्थापन, इन तीनों की यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। समझ लेना एक बार और, लंबाई, दूरी, विस्थापन, इन सब की यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। ये आप लोगों की यूनिट निकल गई। अब हम आगे चलते हैं। अब आपने अपनी 9th की एनसीईआरटी उठानी है और फिर आप लोगों को देखना है। देखो, यूनिट्स कवर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, रट के जाओगे कुछ नहीं होगा। आप अपना पहला चैप्टर उठाइए फिजिक्स का और उसमें देखिए कौन कौन सी चीजें आई हैं। तो सबसे पहले दूरी आ गई, विस्थापन आ गई, लंबाई आ गई, ठीक है। फिर आ गया आपका चाल और वेग। अब आपकी आ गई चाल। चाल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। भाई यही तो पढ़ा आप लोगों ने। तो आपका अगर दूरी बटे समय आ गया तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी को ले लिया आपने मीटर में, समय को ले लिया सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड तो हो गया आपका मात्रक। अब मैं कह रहा हूं इसकी बीमा निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, बीमा। तो देखो कुछ नहीं करना है, मीटर एम की जगह पे क्या लिख सकते हो, आपको बताया मैंने, m की जगह पे लिख सकते हो l, क्योंकि लंबाई है, ये m ये वाला नहीं है, ये मास नहीं है। देखो मीटर पर सेकंड है, दूरी है, और दूरी और लंबाई एक ही चीज है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, l लिखा जाएगा, m मत लिख देना। m द्रव्यमान के लिए है, इसलिए इस मीटर पर सेकंड में मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, l, और सेकंड की जगह पे क्या लिखेंगे, t। भाई सेकंड की जगह पे क्या लिखेंगे, t। अब आप बताओ, ये L बटे T है, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा ना ऊपर। अगर यहाँ एक ही तो पावर होगी भाई, यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है। अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में पावर जाती है या नहीं जाती है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, LT की पावर -1। ये देखो, ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो ये बन गया चाल का फॉर्मूला। अब देखो एक चीज और मैं बता रहा हूं, यहां ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा किसी भी चीज की अगर हम पावर 0 कर दें तो उसका मतलब एक ही होता है। किसी चीज की पावर अगर 0 करोगे तो उसका मतलब है 1। समझ आ रही है ना, 10 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1। इसी तरीके से m की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि MLT की फॉर्म में लिखना होता है पूरा। तो m की पावर 0, क्योंकि m तो है ही नहीं, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिले तब भी आपका आंसर सही है, अगर ऐसे मिले तब भी आपका आंसर सही है। आपको कोई भी लिखा हुआ, क्योंकि m की पावर 0 का मतलब एक ही है, इसका अस्तित्व नहीं है कुछ भी, और l की पावर 1 तो यहां भी है, लिखा ही नहीं है बस। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब हो गया चाल का फॉर्मूला जो बीमीय सूत्र निकल के आया वो LT की पावर -1 मान लो, या m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं आपसे कहूं वेग, तो वेग भी यही होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या, विस्थापन बटे समय। अब अगर विस्थापन बटे समय है तो विस्थापन क्या है, एक तरीके की लंबाई ही है, तो उसका मात्रक भी मीटर आएगा, और जब उसका मात्रक मीटर आएगा, नीचे सेकंड आएगा, तो फिर तो आपको सारी चीजें यही वाली करनी है, क्योंकि मीटर पर सेकंड यहाँ है, मीटर पर सेकंड यहाँ है, तो यूनिट क्या, वो डायमेंशन क्या निकल के आएगी, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, या LT की -1। एक बार और सुन लो, ये दोनों चीजें एक ही हैं। यहां पे भी l की पावर 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज की पावर 1 होती है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। -1 है तो लिखने की जरूरत है, 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 तो हर किसी की पावर होती है, समझ आ रही है ना। तो ये आप लोगों की चाल की, वेग की निकल गई। अब इसके आगे हम ऐसे ही चलते चले जाएंगे। इसके आगे जो आपने फॉर्मूला पढ़ा वो किस चीज का पढ़ा, एक्सक्लरेशन का। किस चीज का, एक्सक्लरेशन का। मतलब फिर आपने पढ़ा त्वरण, और त्वरण क्या चीज होती है, आप किसी भी चीज का फॉर्मूला निकाल लीजिए। फिर त्वरण बराबर क्या पढ़ा, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग में परिवर्तन ही क्या है, त्वरण है। तो इसे आप क्या लिख रहे हो, dv/dt लिख रहे हो।
आप किसी भी चीज से निकाल सकते हो। मैं कहूं जरूरी नहीं है ऐसे निकालो, देखो मैं यहां से निकाल के दे दूंगा आपको, जहां से आप कहोगे ना वहां से इसकी भी मान निकाल सकते हो। तो है ना, आपने पढ़ा a बराबर dv/dt होता है, तो आप यहां से इसकी भी मान निकाल सकते हो। आप यहां से मुझसे कहो कि भैया यहां से निकाल के दिखा दो a बराबर वही b बराबर u प्लस at से, मैं यहां से भी बीमा निकाल दूंगा। आप मुझसे कहो x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल दो, मैं यहां से भी निकाल दूंगा। जहां से आप कहोगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वहां से आप इसकी बीमा निकाल सकते हो, ठीक है। और ना मानो तो बताओ कहीं से निकाल के दिखाएं आपको बीमा, ठीक है। अभी बताओ कहां से, यहां से निकाल के दिखाएं एक ही बीमा, तुम जहां से कहोगे वहां से निकाल देंगे बीमा, ठीक है। पहले यहां से देखो a बराबर dv/dt है, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप बीमा तो निकाल ही लोगे। तो a भाई dv, अभी आपने बेग की बीमा क्या निकाली, lt की -1। अब देखो अपने आप ऐसे इनमें कनेक्शन बनते जाएंगे। बेग की निकाली lt की -1 और नीचे क्या है dt मतलब समय, तो t। अब ये वाला t ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगी, lt की पावर -2। भाई एक पावर माइनस की पहले से है, एक और ये चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -1 यहां से देखो यहाँ प्लस की 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की एक पहले से है और एक और चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, lt की पावर -2। तो हमारा फॉर्मूला हो गया या तो खाली lt की -2 या इसे भी ऐसे लिख सकते हो m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2। तो कैसा भी लिखा हुआ आएगा आपका आंसर वही होगा। ये हो गया आपका त्वरण का फॉर्मूला। अब बताओ आप किसका निकलवाना चाहते हो, जिसका आपका मन करता है मैं उसका निकाल के दिखा सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब चलो एक घनत्व का निकाल देते हैं, डेंसिटी का। किसका, घनत्व का। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का क्या होगा, द्रव्यमान का होता है केजी, केजी में ही तो नापते हैं द्रव्यमान को, और आयतन को नापते हैं मीटर की क्यूब में। आयतन तो पता ही है आपको, लीटर में नापोगे मीटर की क्यूब में नापोगे, लेकिन ऐसा ही सिस्टम यूज कर रहे हो इसलिए किस में नापोगे, मीटर की क्यूब में नापोगे। तो ये हो गया मीटर की क्यूब। अब आप बताओ बीमा क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया मास के लिए m, तो इसे लिखोगे m। मीटर की क्यूब लंबाई है, लंबाई तो है भाई, आपने देखा ना क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होता है, आयतन होता है। तो इसलिए इसकी आयतन की बीमा क्या आ गई, मीटर की क्यूब। भाई जब आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करोगे तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, इसलिए इसकी क्या आ जाएगी, मीटर की क्यूब आ जाएगी। अगर मैं क्षेत्रफल की पूछूं तो क्या आएगी, मीटर स्क्वायर आएगी, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। इसी तरीके से और किसी भी चीज का आयतन होगा, किसी भी चीज का क्षेत्रफल होगा, सारे क्षेत्रफल की बीमा एक ही होगी, सारे क्षेत्रफल का मात्रक एक ही होगा, सारे आयतन का मात्रक भी एक होगा, बीमा भी एक होगी। इसलिए इसकी बीमा कितनी आ गई, l की पावर 3, और ये l चला जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाएगा, तो ml की पावर -3, ठीक है। अगर इसे हम दूसरी फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे m की पावर 1 l की पावर -3 t की पावर 0, क्योंकि t है नहीं और हमें mlt की फॉर्म में लिखना है, इसलिए t की पावर 0 लिखेंगे। तो ये आपका निकल गया घनत्व का। अब इसके अलावा एक डिफिकल्ट सा और एक दो निकाल देता हूं और फिर आप लोग करते रहना बहुत आसानी से। देखो अब यहां पे मैं आपसे कहूं कि चलो भाई फोर्स का निकाल के दिखाओ, तो मैंने पढ़ रखा है फोर्स F बराबर क्या होता है, m में से निकाल लो, जैसा आपका मन करता है वैसे निकाल सकते हो। मैं जरूर नहीं मैं ऐसे कहूं, F बराबर आप दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, mv² बटे r से भी निकाल सकते हो। जैसे देखो देखो सबसे एक ही आएगा, देखो मैं निकाल के दिखाता हूं। F बराबर m में होता है, m बराबर क्या है भाई, यहां पे लिख लो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है भाई। यूनिट क्या हो गई, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। kg के लिए क्या लिखोगे, m, यहां से देखो kg के लिए m, भाई kg है ना द्रव्यमान, kg के लिए, ठीक है, मीटर के लिए, ठीक है, और सेकंड के लिए, ठीक है। अब kg के लिए लिख दिया m, मीटर के लिए क्या लिखोगे l, और सेकंड स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे, t का स्क्वायर। इसलिए आपकी बीमा क्या हो गई, F बराबर ml t की -2। ये देखो ये आपकी F की बीमा निकल के आ गई। अब देखो कितना सिंपल होता है, ये सब एक दूसरे से लिंकेज हैं। अब देखो यहां पे आपने F की निकाली, अब यहां से एकदम कार्य की बीमा कैसे निकल जाएगी। देखो आपने क्या पढ़ा, W बराबर क्या होता है, F डॉट ds, भाई कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यही तो पढ़ा। तो बस आपको क्या करना, कार्य की अगर आपसे कोई बीमा पूछे तो आप कितने आसानी से निकाल सकते हो। बल की बीमा क्या पता है आपको, mlt -2, भाई यही तो होती है बल की, ये निकाल लिया अभी आपने बल की। और बस इसमें ds मतलब विस्थापन है, विस्थापन मतलब क्या होता है,
दूरी, और दूरी का क्या है, लंबाई का क्या है, मीटर, तो इसे L से दिखाएंगे और ये बन गई आप लोगों की एक घात यहां L की, एक घात यहां गुणा हो रही है, तो क्या हो जाएगा ml2t-2, तो आपकी जो बन गई वो बन गई ml2t-2, ये आप लोगों की विमा निकल के आ गई। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई। अब एक बात और मैं बताता हूं आप लोगों को, अगर आपका कार्य की विमा भी निकल गई, कार्य तो निकल ही गया, आपने देख लिया बहुत आसानी से कि W बराबर F.ds, और अगर F की ml2 वो t-2 इसकी टोटल निकल के आ गई है, क्योंकि F की mlt-1 होती है और ds L होती है, तो इसलिए ml2t-2 आ गई। अब मैं आप लोगों को बताऊं, देखो याद करने के सबसे अच्छे तरीके क्या है, कोई भी ऊर्जा होगी, आपने सुना है कि ऊर्जा क्या होती है, कार्य की ही माप है। ऊर्जा क्या होती है, एक तरीके से कार्य की ही माप होती है। तो अगर ऊर्जा कार्य की माप है तो सारी ऊर्जाएं, जितनी भी ऊर्जाएं होंगी, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा होगी, आपको उसका मात्रक भले ही डिफरेंट हो जाए, वैसे मात्रक भी सेम ही रहेगा, लेकिन उसकी विमा ml की पावर 2 और t की -2 यही आएगी, चाहे निकाल के देख लो। गतिज ऊर्जा की मैं निकाल के दिखा देता हूं, यहां पे देखो, गतिज ऊर्जा k बराबर क्या होता है, ½ mv²। देखो इसकी विमा भी यही आएगी, क्योंकि मैं आप लोगों से कह रहा हूं सारी ऊर्जाओं की यूनिट और सारी की सारे कार्य की यूनिट क्या होगी, हमेशा यही होगी। ये डायमेंशन जो होगी वो हमेशा यही आएगी। देखो हाफ तो छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हाफ यहां पे जुड़ना नहीं है, m की जगह लिखो m, ठीक है। और b की यूनिट अभी क्या पढ़ी थी, LT की पावर -1, अभी निकाली थी या नहीं निकाली थी, मीटर पर सेकंड। भाई मीटर पर सेकंड, ये पर सेकंड जब नीचे आएगा तो t ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो ½ mv² इसका स्क्वायर है, इसलिए आप खुद सोचो m और L की पावर 2 और t की पावर -2, ये आ गई इसकी। अब आपसे निकलवा ले किस चीज की, स्थितिज ऊर्जा की, तो आपने पढ़ रखा है क्या, mgh। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, तो इसकी भी देखो यही आएगी, निकल के निकालो, m की जगह पे m, g क्या है, त्वरण है, एक तरीका गुरुत्वीय त्वरण ही तो है, तो त्वरण की क्या आई थी, LT की पावर -2, और h क्या है, L ही है। भाई हाइट को भी तो लंबाई में ही नापोगे, तो उसका भी L आ गया, तो आप बताओ क्या आया निकल के, m, और एक L ये है, एक L ये है, L2 और t की पावर -2 आ गई या नहीं आ गई। सारी की सारी ऊर्जाओं की यूनिट क्या आ गई, एक ही आ गई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन आपसे ये रहा, ऐसी और कौन सी चीज है जिसकी यूनिट सेम कार्य की तरह होती है और उसका नाम शायद बल, और उसके आगे एक चीज लगती है, बता देना जरूर से जरूर। बहुत सारी चीजों की यूनिट सेम होती है, इसलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 1-2 यूनिट और बता देता हूं जल्दी से, पहले एक बड़ी सी यूनिट निकाल के दिखा देते हैं। चलो एक बड़ी सी यूनिट आपसे पूछ ले कि G की, कैपिटल G की यूनिट क्या होगी, तो आपने पढ़ रखा है गुरुत्वाकर्षण के नियम से Fg m1 × m2/r², यही तो पढ़ रखा है आपने, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। आपसे पूछ रहा है इसकी विमा बताओ, क्या बताओ, इसकी विमा या यूनिट पूछ रहा है आपसे, जो मन करे वो पूछे। तो मैंने G निकाला यहां और R को पहुंचाया यहां, तो यहां हो गया F × r² बटे m1 × m2। तो यूनिट तो निकल के आ गई, क्या, F की होती है न्यूटन, R की होती है मीटर, और उसका स्क्वायर है इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, इसे मत लगाओ चाहे, m1 m2, तो m1 की होती है kg और 1 kg ये है, तो kg गुणा kg क्या हो गया, kg², इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। ये तो आ गया आपका सूत्र, ये तो निकल के आ गया आपका फॉर्मूला। अब आपसे कह रहा हूं मैं विमा निकाल के दिखाओ, तो विमा कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि मुझे पता है भाई अभी फोर्स की विमा क्या निकाली है मैंने, mlt की पावर -2, यही निकाली है कि नहीं निकाली है, क्योंकि F बराबर m में होता है, तो m की ये है, L की a की ये है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो किसकी, मीटर स्क्वायर की, और मीटर स्क्वायर में क्या करोगे, L², ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, kg, और kg का क्या है, m, इसलिए m², बस हो गया काम। अब आप देख लो यहां पे क्या होगा, m² जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएंगी m-2, या एक m से एक m कट गया, खाली m बचा, जब ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगी।
L एक यहां है, 2 यहां है, कितने हो गए? L की पावर 3 हो गई, और T ये है तो T की पावर -3 हो गई। तो आपका फॉर्मूला निकल के आ गया M की पावर -1, L की पावर 3, T की -3। अब आप लोग बताओ किस चीज की यूनिट और निकाली जाए। आई होप कि आपके सामने लगभग सारी यूनिट्स निकल रही हैं और बहुत अच्छे से आप सबके सामने ये निकल गई हैं। अगर कोई भी गलती हो तो जरूर से जरूर मुझे बताओ। तो गाइज ये आप लोगों के सामने रहा, और एक बार और देख लो। यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को MLT की -2 और M² L² M² ये यहाँ से ये कट गया, M चला गया यहाँ, L की पावर हो गई 3, T की पावर, अरे 3 लिख दिया क्या? T यहाँ पे 2 है इसलिए T की पावर -2 ही है, और बस आपका फॉर्मूला बन गया M की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2। ये आप लोगों के फॉर्मूलाज रहे। अब आप एक और दो जो भी बताना चाह रहे हो जल्दी से बता दो, मैं आप लोगों के सामने निकाल के रख दूंगा उसकी बीमा, और आप ऐसे ही सूत्र और बीमा बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे अब मैं सरफेस टेंशन की निकाल के दिखा देते हैं, चलो, या बल दाब की निकाल देते हैं। दाब बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा P बराबर क्या होता है? F/A, और सेम प्रतिबल बराबर भी यही होता है, प्रतिबल स्ट्रेस बराबर भी यही होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, आप देखो इसकी अगर N/m² तो हो गया इसका मात्रक, F का न्यूटन हो गया, A का मीटर² हो गया। अब मैं आपसे कहूं बीमा निकाल के दिखाओ तो आप क्या निकालोगे? MLT की पावर -2 अपॉन L², ये वाला, इसलिए आपको हो गया ML की -1 T की -2। ये आप लोगों के सामने निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप लोग दाब का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा आप लोग बता दीजिए, अगर किसी भी चीज का आप लोगों को निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? अच्छा चलो आप लोग बताओ आवेग का किस तरीके से निकालोगे। आवेग की यूनिट जरूर से जरूर आप लोग बताएं। आपके लिए मैं बोल रहा हूं, एक आवेग निकालना है आप लोगों को, और इसके अलावा संवेग की यूनिट निकाल लो। आवेग क्या होता है अब आप लोग बता दीजिए जल्दी से। F × ΔT होता है, इसकी यूनिट बतानी है। संवेग P बराबर mb होता है, इसकी यूनिट निकालनी है। तो इन सब चीजों की आप लोग जरूर से जरूर यूनिट निकाल लें। मैंने आप लोगों को बता दिया है, और यूनिट्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका अब एक बार और बता रहा हूं। तरीका यह है कि जो चैप्टर पढ़ो उसके अंदर जितनी राशियां हैं, जैसे कि आपने 9th का पहला चैप्टर निकाला, उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि भाई मेरे चैप्टर के अंदर क्या क्या आ रहा है। आपने देखा कि आपके चैप्टर के अंदर आ रहा है कि भाई चाल आ रही है, त्वरण आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप एक बार देखिए क्या आप उसकी यूनिट्स निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या आप उसका यूनिट्स के साथ साथ क्या आपने उसकी बीमा निकाल ली है कि नहीं निकाली है। अगर आप निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो बीमाओं का यूज सिखा देते हैं जल्दी से, कि बाकी यूज कैसे होगा। इस सबको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब जल्दी से एक बार देख लो, जैसे कि एक बार हम चेक करेंगे कि कौन सी समीकरण गलत है कौन सी सही है, ठीक है। अब मान लो मैंने खाली v² बराबर u² प्लस 2, चलो यहां पे मान लो ये समीकरण लिख देता हूं मैं, v बराबर u प्लस t लिख दिया मैंने खाली यहां, ठीक है। at नहीं लिखा, जबकि कायदे में at होता है। अब मैं आपसे कहूं ये समीकरण सही है या गलत, तो अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप बता सकते हो। देखो आपको पता है कि अगर यहां बेग है तो निश्चित तौर से यहां भी बेग रहा होगा, यहां भी बेग रहा होगा, तभी बेग में बेग जुड़ने के बाद ये आया है। भाई मैं कह रहा हूं यहां अगर सेब है, 10 सेब लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ, तो इसका सीधा सा मतलब है यहां भी सेब रहा होगा, यहां भी सेब रहा होगा, तभी तो आया है यहाँ 10 सेब, नहीं तो नहीं आता। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ बेग है तो यहां भी बेग होगा, यहां भी बेग होगा। अब बताओ यहां बेग है मतलब यहां मीटर पर सेकंड यूनिट है, ठीक है। यहां क्या है, मीटर पर सेकंड यूनिट है, लेकिन यहां पे सिर्फ सेकंड यूनिट है, इसलिए ये इक्वेशन गलत है। यहां पे a की मल्टीप्लाई करो तभी क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड चाहिए। अब a की हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t की हो गई सेकंड, इसलिए सेकंड से सेकंड कट गया। अब यहां भी मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये इक्वेशन सही है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब इसी के अलावा आप लोगों से मैं कहूं कि मुझे एक चीज पता है कि भैया F बराबर mb²/r होता है, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन आप मान लो एग्जाम में भूल गए, लेकिन आपको ये पता है कि F m b r के बीच रिलेशन होता है, F m b r के बीच कोई रिलेशन होता है। अब आपसे कहो फॉर्मूला बना के दिखाओ, सच में फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो आप इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो। आपको यहां सिर्फ पावर लिखनी है इसकी a, यहां पे इसकी b
और यहां पे इसकी सी, जितनी भी राशियां हैं अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा, देख लेना। यहां f बराबर, यहां पे k लिख लो, इसे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक साइन आएगा, ठीक है, कांस्टेंट आएगा k। m की बीमा लिख लो, क्या है ये, mb स्क्वायर, तो m की पावर a, v क्या है आपको पता है, बेग है, तो बेग की बीमा होती है l की पावर -1 की पावर b, और r क्या है, लंबाई है, और इसकी बीमा होती है l की पावर c। अब देखो f की बीमा क्या होती है, f की बीमा होती है mlt-2, यहां हो गया k, यहां m की पावर a है, l की पावर कितनी, b यहां से, c यहां से, तो b प्लस c, और t की पावर कितनी हो गई, माइनस की b। अब आप बताओ दोनों तरफ की बीमाओं की अगर मैं तुलना कर दूं तो a बराबर आ गया मेरा 1, और b प्लस c बराबर आ गया मेरा 1, और -2 के बराबर आ गया माइनस का b, ये कट गया, तो b बराबर अगर 2 है, a बराबर 1 है, तो c की वैल्यू यहाँ 2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। अब आप यहां वैल्यू रख दो, आपका फॉर्मूला बनके तैयार है। कैसे, f बराबर k तो छोड़ ही दो, k बराबर तो m की पावर कितनी आ रही है, a है, m की पावर आ रही है 1, तो ठीक है साहब, m की पावर मैंने 1 लिख दी। lt मतलब b की पावर कितनी आ रही है, b की पावर आ रही है 2, मतलब b स्क्वायर, और t की पावर कितनी आ रही है, c, भाई c है ना, तो r की पावर कितनी आ रही है, -1, r की पावर आ रही है -1, और -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब क्या होता है कि वो चीज नीचे से ऊपर आई है, इसलिए फॉर्मूला निकल के आ गया f बराबर k mb स्क्वायर बटे r, और k बराबर लिखते हैं 1, इसलिए आपका फॉर्मूला f बराबर mb स्क्वायर बटे r आ गया। ये आपके बीमाओं का यूज होता है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और करा दूं जो बीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और वो वाला अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो फिर आई होप कि आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है तो। किस चीज़ की बीमा निकालनी है, चलो यार कोई सिंपल सा क्वेश्चन, वैसे बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके पास, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे। देखो ये उसने कहा है कि वो कह रहा है कि किसी कण की दूरी x, ये बोला है किसी कण की दूरी x समय t पर सूत्र x बराबर ct प्लस dt स्क्वायर के रूप में व्यक्त की गई है। उसने x को कहा है दूरी और ये समय बताया है। आपसे पूछा है c और d की बीमाएं बताओ, आपसे पूछा है c व d के मात्रक और बीमाएं बताओ, c और d के मात्रक और बीमाएं। अब बताओ कितना सिंपल सा है भाई, दूरी है ये, अब आपको पता है यहाँ दूरी है तो यहाँ भी दूरी रही होगी, यहाँ भी दूरी रही होगी, इसका मतलब दूरी मतलब इसका मात्रक x का मात्रक क्या होगा भाई, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, बराबर रहा होगा ct का मात्रक। भाई मैंने आपसे क्या कहा, ये चीजें तभी जुड़ेंगी जब ये समान मात्रक वाली होंगी, इसलिए x का मात्रक बराबर ct का मात्रक, तो ct का मात्रक c का मात्रक तो हमें निकालना ही है, और t का मात्रक हो गया सेकंड, तो c का मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। इसलिए अगर इसकी बीमा निकलवाएगा तो क्या करना है आपको, l मीटर की जगह t माइनस, तो lt की पावर -1 इसकी बीमा हो गई, और इसका सूत्र हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी चीज की निकाल सकते हो। अब d की निकालोगे तो d की डायरेक्ट निकल के आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, आप लोग निकाल के देख लेना, l की पावर t2 और lt की पावर -2। ठीक है, ये निकाल सकते हो आप लोग। इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक सवाल और दे रहा हूं, और उस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, जिसे कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है वो, और लो उस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। ये है p + a/v स्क्वायर, यही है, और v - v = RT। जानी पहचानी इक्वेशन लग रही होगी। इसमें a और v की बीमाएं और मात्रक आप लोगों को ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है किसी गैस का दाब P, ये गैस का दाब है, ठीक है, और आयतन है B, ये आयतन है, ठीक है, और ताप है T, ये है ताप, ठीक है, ताप की जगह पे आप लोग T यूज कर, थीटा यूज कर लेना, ठीक है, और अगर जरूरत पड़े तो, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, ये वाली चीजें आप लोगों को दी हैं, और समीकरण में निम्न संबंध है, तो a और b की बीमाएं ज्ञात करनी है आपको। इस a की
और इस बी की क्या करनी है, बीमाएं ज्ञात करनी है। तो ये वाला आप लोगों का कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे हैं। जैसे कि अब मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, आप लोग जरूर से जरूर उन्हें करके लाइएगा। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन की बीमा आप लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस किस चीज़ की निकालनी है। देखो, एक तो आप आवेग इंपल्स की निकाल लेना, ठीक है, जिसे बोलते हैं आवेग। ठीक है, प्लांक नियतांक की निकाल लेना। ठीक है, बताइए निकाल लोगे, आ जाती है वो कई बार। प्लांक नियतांक की निकाल लेना और बाकी जितनी भी आप लोग निकालना चाहते हैं, बल आघूर्ण की निकाल लेना, बल आघूर्ण की। ठीक है, और कोणीय वेग की निकाल लेना। ये आप लोग जरूर से जरूर बीमाएं निकाल लेना। अगर आपसे ना निकलें और इनके सूत्र ना निकलें तो मुझे बताना, फिर मैं आप लोगों को सारी बीमाएं और सारे सूत्र एक वीडियो में रटवा दूंगा। यहां मैंने सिर्फ आपको सिखाया है कि कैसे निकाले जाते हैं। अगली वीडियो में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सारे बीमा और सूत्र आप लोगों को रटवा दूंगा। ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं। एसआई यूनिट में कुल कितने मात्रक हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है और आपके पास ऑप्शन 7 और 9 दोनों हैं, उस टाइम पे आपको 9 को टिक करना है अगर कुल पूछा है तो। और अगर आपके पास सिर्फ 7 है तो वहां पे आपको 7 लगाना है और सिर्फ 9 है तो आपको 9 लगाना है। जैसे कि पहले में 7 9 8 6, अगर ये ऑप्शन है 7 9 8 6 और क्वेश्चन वही है एसआई सिस्टम में कुल कितने मात्रक हैं, तब आप 9 लगा के आओ। अगर आपसे पूछता है कि ऑप्शन आपके 5 7 8 6 हैं, तब आप 7 लगा के आओ। अगर ऑप्शन में सिर्फ ये बोल रखा है 5 8 9 6, तब आप 9 लगा के आओ। क्वेश्चन यही है, एसआई सिस्टम में कुल कितने मात्रक हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है जरूर से जरूर आप लोग मुझे बताइएगा। कोई भी गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जरूर से जरूर आपका वेलकम है, आप मेरी गलतियों को मुझे बताइए जिससे कि मैं अगले लेक्चर्स में उन चीजों को सुधार सकूं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत ज्यादा टाइम लगा है, सारी चीजें हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे मैं वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें। टेक